अस्सलामुअलैकुम सर, आज आप कहाँ गायब थे? वालेकुम अस्सलाम फातिमा। बस थोड़ी रिसर्च में मसरूफ था। तुम क्या देख रही हो? सर, मैं स्लीप साइकिल्स पर कुछ डेटा एनालाइज कर रही थी। सोच रही थी नींद बस एक स्विच ऑफ स्टेट है या कुछ और? अच्छा सवाल है। अक्सर लोग नींद को वक्त का ज़ाया या बस एक जिस्म की बैटरी रिचार्ज करने का तरीका समझते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहराई रखती है। ज्यादा गहराई? मतलब इसमें भी कोई डिजाइन है जैसे आप हर चीज में देखते हैं? बिल्कुल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में खुद फरमाया है, और उसकी निशानियों में से है तुम्हारा रात और दिन सोना। अल रूम 3:23। नींद सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक अजीम निशानी है। तो साइंटिफिकली ये क्या निशानियां हैं? हमारे एंसेस्टर्स ने तो बस इतना जाना होगा कि थकावट उतरती है। हमारे पुरखों ने जो जाना वो उनके वक्त के मुताबिक सही था, लेकिन आज साइंस ने जो पर्दे उठाए हैं वो हैरत अंगेज हैं। मिसाल के तौर पर, जब हम सो रहे होते हैं हमारा दिमाग बेहद एक्टिव होता है। ये कोई पैसिव स्टेट नहीं। एक्टिव? लेकिन हमें तो लगता है सब कुछ रुक गया है। लगता है लेकिन होता नहीं। आपके दिमाग में मुख्तलिफ ब्रेन वेव्स चल रही होती हैं। डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा। हर स्टेज का अपना मकसद है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, यानी NEREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 3-4 में, आपके दिमाग में 0.5 से 4 हर्ट्ज तक की डेल्टा वेव्स पैदा होती हैं। ये वेव्स रिकवरी और ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। 0.5 से 4 हर्ट्ज और REM स्टेज का क्या काम है? रेम स्टेज, जहां आप ख्वाब देखते हैं, वहां ब्रेन वेव्स बीटा और गैमा रेंज में होती हैं, यानी 13 से 100 प्लस हर्ट्ज तक। ये आपकी वेकिंग स्टेट के करीब हैं। यहाँ दिमाग डेटा प्रोसेस करता है, मेमोरीज कंसोलिडेट करता है और इमोशनल रेगुलेशन होती है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बस नींद में? हाँ फातिमा, और ये कॉम्प्लेक्सिटी रैंडमनेस से नहीं आ सकती। एक अजीम डिज़ाइनर की हिकमत की निशानी है। आपका दिमाग हर रात तकरीबन 7 से 9 घंटे की नींद में कम से कम 4 से 5 कंप्लीट स्लीप साइकिल से गुजरता है। हर साइकिल 90 से 120 मिनट का होता है। एक रात में 4-5 साइकिल्स और हर साइकिल में इतना कुछ? सुभान अल्लाह। पहला सुभान अल्लाह तो निकल गया, अभी तो हमने सिर्फ सतह देखी है। क्या आप जानती हैं कि नींद में आपका दिमाग खुद को कैसे साफ करता है? सॉफ? क्या मतलब? आपके दिमाग में दिन भर में जो टॉक्सिन्स और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जमा होते हैं, उनको नींद के दौरान एक ख़ास सिस्टम के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। इसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, जिसे 2012 में डिस्कवर किया गया था। ग्लिम्फेटिक सिस्टम? मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इसका नींद से क्या ताल्लुक? जब आप सो रहे होते हैं, आपके ब्रेन सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिससे इंटरसेल्युलर स्पेस 60% तक बढ़ जाता है। इससे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF का फ्लो तेजी से होता है, जो इन टॉक्सिन्स को ब्रेन से बाहर निकाल देता है। मतलब नींद दिमाग की क्लीनिंग सर्विस भी है। ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है। और ये इंजीनियरिंग किसने की फातिमा? क्या ये सब कुछ खुद ब खुद हो गया? यही तो अल्लाह की निशानियां हैं। हर रात आपका दिमाग बिना किसी मैनुअल इनपुट के ये ग्रैंड ऑपरेशन अंजाम देता है। सर, ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम कितना एफिशिएंट है? क्या इसकी कोई मेजरमेंट्स हैं? बिल्कुल। रिसर्च से पता चला है कि नींद के दौरान CSF का फ्लो रेट जागते हुए के मुकाबले में तकरीबन 60-90% तक बढ़ जाता है। ये सिस्टम अल्जाइमर्स डिजीज से जुड़े प्रोटीन एमिलॉइड बीटा को जागते हुए के मुकाबले में डबल स्पीड से क्लियर करता है। वाह, ये तो एक हाई एफिशिएंसी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। हम इंसानी इंजीनियर्स को भी इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाने में मुश्किल होगी। ठीक कहा। आप एक मॉडर्न वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट या डायलिसिस मशीन का तसव्वुर करें। उनमें कितने पार्ट्स होते हैं? हजारों। कितनी एनर्जी लगती है? किलोवॉट्स में। और उनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? कुछ साल। आपका दिमाग, जो सिर्फ 1.4 किलो का है और मुश्किल से 12-15 वॉट्स एनर्जी कंज्यूम करता है, ये काम 70-80 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस शेड्यूल के करता है। 12 to 15 वॉट्स? मतलब एक छोटे LED बल्ब जितनी एनर्जी में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा है?
हमारे सुपर कंप्यूटर्स तो मेगावाट्स में एनर्जी खा जाते हैं। यही पहला सुपीरियॉरिटी पॉइंट है, एनर्जी एफिशिएंसी। दूसरा, सेल्फ रिपेयर कैपेबिलिटी। नींद सिर्फ सफाई नहीं करती, बल्कि डीएनए रिपेयर भी होता है। आपके सेल्स में हर दिन तकरीबन 10,000 से 1 लाख डीएनए लीजन्स होते हैं। नींद के दौरान सेल्स के रिपेयर मैकेनिज्म्स इन नुकसानात को ठीक करने का मौका मिलता है। तो डीएनए रिपेयर का रेट भी नींद में इंक्रीज होता है? हाँ, कुछ स्टडीज बताती हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन डीएनए डैमेज को बढ़ाता है, जबकि अच्छी नींद इस डैमेज को मिनिमाइज करती है। ये एक बिल्ट इन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है जो हमारी बेस्ट ह्यूमन टेक्नोलॉजी में भी नहीं है। तो सुपीरियॉरिटी पॉइंट 2 सेल्फ रिपेयर और सुपीरियॉरिटी पॉइंट 3 ड्यूरेबिलिटी, 70-80 साल तक कंटिन्यूअस ऑपरेशन। बिल्कुल। अब तीसरा इंजीनियरिंग मार्वल देखें, मेमोरी कंसोलिडेशन। जब आप सो रहे होते हैं, आपका दिमाग दिन भर की बिलियंस ऑफ सेंसरी इनपुट्स को प्रोसेस करता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है और ज़रूरी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। ये तो डेटा मैनेजमेंट और स्टोरेज का अल्टीमेट सिस्टम है। हम डेटा सेंटर्स में टेराबाइट्स में डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन उसकी रिट्रीवल और प्रोसेसिंग इतनी एफिशिएंट नहीं होती। आपका दिमाग हर रात तकरीबन 20-30 जीबी की इंफॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली प्रोसेस और कंसोलिडेट कर सकता है। कंपेयर करें इसे एक एवरेज हार्ड ड्राइव से। हार्ड ड्राइव को फिजिकल मेंटेनेंस चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए। आपका दिमाग ये सब खुद करता है, बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के। सुपीरियॉरिटी पॉइंट 4 डेटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी और सुपीरियॉरिटी पॉइंट 5 सिस्टम इंटीग्रेशन, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, मेमोरी कंसोलिडेशन, हार्मोन रेगुलेशन, ये सब एक साथ सीमलेसली काम कर रहे हैं। यही तो है स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी। हर कंपोनेंट इतना ज़रूरी है कि एक भी हटा दो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेलेटोनिन, जो एक हार्मोन है, आपकी बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करता है। ये अंदरूनी घड़ी, जिसे 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला था, तकरीबन 24.1 से 24.5 घंटे की होती है, जो सूरज की रोशनी से सिंक्रोनाइज होती है। द सर्केडियन रिदम। तो अगर मेलेटोनिन ना हो तो नींद का पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। और इस घड़ी की प्रिसिजन देखें। ये हर दिन आपके जिस्म के हजारों बायोकेमिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करती है। बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन रिलीज, मेटाबॉलिज्म और सेल रीजेनरेशन। ये सब कुछ इतनी एक्यूरेसी से होता है कि घड़ी भी शर्मा जाए। सर, इस सब की रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम हर कंपोनेंट की फॉर्मेशन को इंडिपेंडेंट इवेंट्स मान लें? अच्छा सवाल। चलिए एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं। अगर हम सिर्फ 5-6 की कंपोनेंट्स लें, ग्लिम्फेटिक सिस्टम, REM/NREM स्टेजेस, सर्केडियन रिदम, मेलेटोनिन प्रोडक्शन पाथवे और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। हर कंपोनेंट की रैंडम फॉर्मेशन का चांस अगर 1 in 10⁻10 भी हो, जो कि बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, असल में कहीं ज़्यादा मुश्किल है, तो इन सब के इकट्ठे और इंटरकनेक्टेडली इवॉल्व होने का चांस 1/10⁻10⁵ इक्वल्स 1/10⁻50 हो जाता है। 10⁻50? ये तो यूनिवर्स में एटम्स की तादाद 10⁻80 से भी ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है। ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। यही तो बात है फातिमा। जब नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं तो रैंडम चांस का आर्ग्यूमेंट टूट जाता है। ये इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी की निशानी है। एक भी हिस्सा हटा दो तो सिस्टम काम नहीं कर सकता। ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन से नहीं बन सकता, जहां हर स्टेज पर फंक्शनल होना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, मतलब नींद एक साथ कई मिरेकल सिस्टम्स का मजमुआ है जो परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। और ये सब कुछ आपके बेड पर लेटने के बाद आपके होशो हवास के बगैर होता है। कौन है जो इस सिस्टम को इतनी परफेक्शन से चला रहा है? सर, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नींद बस एक एवोल्यूशनरी बाई प्रोडक्ट है, या कहते हैं कि ये तो हर जानवर में होती है। इसमें क्या खास है? ये कॉमन आर्ग्यूमेंट्स हैं फातिमा। पहला आर्ग्यूमेंट, नींद एक एवोल्यूशनरी बाय प्रोडक्ट है।
इसका साइंटिफिक रेफ्यूटेशन ये है कि नींद इतनी फंडामेंटल और कॉम्प्लेक्स है, इसके इतने सारे वाइटल फंक्शंस हैं कि इसे महज एक बाय प्रोडक्ट कहना साइंस की रोशनी में गलत है। अगर ये बाय प्रोडक्ट होती तो इतनी एनर्जी इंटेंसिव और वल्नरेबल स्टेट को एवोल्यूशन ने कब का एलिमिनेट कर दिया होता। मतलब अगर इसका कोई डायरेक्ट सर्वाइवल बेनिफिट ना होता तो ये इवॉल्व ही नहीं होती। बिल्कुल। लॉजिकल रीजनिंग ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जो आपको दिन के 1/3 हिस्से के लिए बेहोश कर देता है, शिकारियों के लिए आसान निशाना बना देता है और जिसमें आपकी सेंसरी इनपुट्स कम हो जाती हैं, ऐसे सिस्टम को सिर्फ बाय प्रोडक्ट कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इसके बेनिफिट्स इसके रिस्क से कहीं ज़्यादा हैं और ये बेनिफिट्स स्पेसिफाइड हैं। और प्रोबेबिलिटी की रोशनी ने मैथमेटिकली एक बाय प्रोडक्ट के इतने कॉम्प्लेक्स और इंटरडिपेंडेंट सिस्टम्स ग्लिम्फैटिक, सर्केडियन, रेम एंड रेम डेवलप कर लेना जिनकी प्रोबेबिलिटी 10 टू द पावर -50 से भी कम है, ये रैंडम चांस से नहीं हो सकता। कोई बाय प्रोडक्ट इतनी स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखता। दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये तो हर जानवर में होती है, इसमें क्या खास है? बस एक बेसिक बायोलॉजिकल नीड। हर जानवर में होना इसकी अहमियत को कम नहीं करता, बल्कि बढ़ाता है। साइंटिफिक एविडेंस बताता है कि नींद का हर स्पीशीज में होना उसके सर्वाइवल के लिए कितना क्रिटिकल है। डॉल्फिन्स और बर्ड्स जैसे जानवर आधी नींद में रहते हैं, यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप, ताकि वो हमेशा अलर्ट रहें और डूबने से बचें। ये कोई सिंपल स्विच ऑफ नहीं, बल्कि स्पीशीज स्पेसिफिक एडेप्टेशंस हैं। तो हर स्पीशीज ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से नींद को अडेप्ट किया है। हाँ, ये एडेप्टेशन खुद में डिज़ाइन की निशानी है। अगर ये बस एक बेसिक नीड होती तो इतनी वैरायटी और कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती? लॉजिकल रीजनिंग ये है कि ये एक फाइन ट्यून्ड सिस्टम है जो हर जानवर के लिए उसके स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। अल्लाह ने हर चीज़ को उसकी ज़रूरत के मुताबिक बनाया है। और प्रोबेबिलिटी, क्या ये भी रैंडम चांस से हुआ? प्रोबेबिलिटी ये बताती है कि हर स्पीशीज़ में नींद के इतने मुख्तलिफ फिर भी फंक्शनल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स का रैंडम सिलेक्शन और एवोल्यूशन से बन जाना इतना ही इम्प्रॉबेबल है जितना एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का खुद ब खुद अलग अलग लैंग्वेजेस में लिख जाना। हर एडेप्टेशन स्पेसिफाइड और इररिड्यूसिबली कॉम्प्लेक्स है। तीसरा आर्ग्यूमेंट, नींद का कोई मकसद नहीं, बस एनर्जी कंजर्व होती है। ये आर्ग्यूमेंट भी साइंस के अगेंस्ट है। साइंटिफिक रिसर्च ने नींद के कई मकासद साबित किए हैं। मेमोरी कंसोलिडेशन, इमोशनल रेगुलेशन, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ, हार्मोनल बैलेंस, ब्रेन टॉक्सिन क्लियरेंस। सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेवलप करना ओवरकिल होगा। ब्रेन नींद में भी काफ़ी एनर्जी यूज़ करता है, सिर्फ 5 से 10% कम जागते हुए से। तो इसका मतलब है कि इसका एक पर्पस है? बिल्कुल। लॉजिकल रीजनिंग और टीलियोलॉजी, मकसद का इल्म, यही बताता है कि नींद का एक स्पेसिफाइड पर्पस है। अगर कोई चीज़ इतने मुख्तलिफ और वाइटल फंक्शंस अंजाम दे रही है तो वो बेमकसद नहीं हो सकती। ये फाइन ट्यून्ड है, यानी इसके पैरामीटर्स इतने प्रिसाइज हैं कि अगर ज़रा भी बदल जाएं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाए या ख़त्म हो जाए। मतलब नींद सिर्फ एक ब्रेक नहीं, बल्कि एक मेंटेनेंस एंड अपग्रेड सेशन है। और इस सब की प्रोबेबिलिटी, फातिमा, एक बार फिर रैंडमनेस को चैलेंज करती है। इस परफेक्शन, इस कम्प्लेक्सिटी, इस पर्पसफुलनेस के पीछे एक अजीम डिज़ाइनर का वजूद है जिसकी हिकमत और कुदरत बेमिसाल है। सर, ये सब साइंटिफिक फैक्ट्स तो हैरान कुन हैं, लेकिन कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं? कुरान ने 1400 साल पहले ही नींद की अहमियत और उसके मकसद की तरफ इशारा कर दिया था। मिसाल के तौर पर सूरह अन-नबा आयत 9-10 में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने तुम्हारी नींद को सुकून बनाया और रात को पर्दापोशी के लिए लिबास बनाया। सुकून बनाया। सुबात का क्या मतलब है यहाँ? सुबात का मतलब है रेस्ट, रिपोज, इंटरप्शन फ्रॉम वर्क। ये सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं, बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल सुकून का भी जिक्र है। हमारी मॉडर्न डिस्कवरी के मुताबिक
नींद ब्रेन के लिए कितना ज़रूरी रेस्ट और रिपेयर प्रोवाइड करती है, यह सुबात के लफ्ज़ में निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है। सुभान अल्लाह, ये तो साइंटिफिक फैक्ट से बिल्कुल अलाइन करता है। और सूरह अज़्ज़ुमर आयत 42 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता है और उनको भी जो नहीं मरे उनकी नींद के वक्त, फिर जिनकी मौत का फ़ैसला कर चुका होता है उनकी रूहें रोक लेता है और दूसरों की रूहें एक मुकर्ररा वक्त तक वापस भेज देता है। बेशक इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। नींद को मौत सी तशबीह देना, ये तो इंसान की कमज़ोरी और अल्लाह की कुदरत की निशानी है। बिल्कुल, हदीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोकर उठते थे तो फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नशूर। यानी तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ लौटना है। ये नींद को एक छोटी मौत समझना और फिर दोबारा जिंदगी मिलना अल्लाह की कुदरत की याद दिलाता है। तो नींद हमारी वल्नरेबिलिटी और अल्लाह की कुदरत का रिमाइंडर है। और सूरह अल-फुरक़ान आयत 47 में है, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया और नींद को सुकून का ज़रिया और दिन को उठने का वक्त। यहाँ लिबास का मतलब है पर्दा, ढकना। रात अंधेरे से सब कुछ ढक देती है और नींद को सुकून बनाया। ये तो पूरे दिन और रात के साइकिल को अल्लाह की निशानियों से जोड़ रहा है। हमारी सर्केडियन रिदम, रात की अहमियत। यही आयात हैं। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें इस कायनात में अल्लाह की निशानियों को देखने और समझने की दावत देती है। जब हम इल्म हासिल करते हैं, जैसे अभी हमने नींद के बारे में किया, तो वो हमें ईमान की तरफ ले जाता है, और जब ईमान मजबूत होता है तो हम एहसान की तरफ बढ़ते हैं, अपनी जिंदगी और इबादत में बेहतरी लाते हैं। सर, आज तो नींद का मेरा पूरा परसेप्शन बदल गया। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत और हिकमत का एक बेमिसाल नमूना है। यही मकसद था फातिमा। जब आप अल्लाह की किसी भी मखलूक में इतनी गहराई से देखती हैं तो आपको उसका तौहीद नज़र आता है। कौन है जो इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इतनी परफेक्शन से चला रहा है? कौन है जो आपको हर रात मौत जैसी हालत में डालकर फिर जिंदा करता है? ये तो मेरी रोज़ की इबादत में भी गहराई लाएगा। हर बार सोने से पहले और उठने के बाद ये दुआ अब और भी मीनिंगफुल लगेगी। बिल्कुल, ये आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद की तरफ भी ले जाएगा। अगर अल्लाह ने हमें इतनी हिफाजत, इतने सिस्टम्स के साथ बनाया है, तो हमारा भी कोई मकसद होगा, हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी। हमारी हर सांस, हर नींद, हर जागना उसकी नेमत है। हम कितने गाफिल हैं, इतनी अजीम नेमत को बस रूटीन समझकर गुजार देते हैं। अब आप जान चुकी हैं फातिमा, अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस इल्म को सिर्फ अपने तक ना रखें, इस पर गौर करें, इस पर शुक्र करें और इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। जब आप रात को सोते वक्त अपनी आंखें बंद करती हैं, तो याद रखें कि एक अजीम ऑपरेशन शुरू हो रहा है जो आपको कल के लिए तैयार कर रहा है।